हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आज का आपका टॉपिक है सपोजिटरीज। आज के इस लेक्चर में सपोजिटरीज को डिटेल स्टडी करेंगे। हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स, और फार्मास्यूटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने इमल्शन को डिटेल स्टडी करा था। ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, माइक्रो इमल्शन, मल्टीपल इमल्शन, इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इमल्शन की प्रॉब्लम, इमल्शन की रेमेडी को कंप्लीटली स्टडी करा था। क्लासिफिकेशन देखी थी, डेफिनेशन देखा था, मेथड टू ओवरकम देखे थे, और इन सभी को डिटेल स्टडी करने के बाद हमने यूनिट 3 को कंप्लीटली कवर करा था लास्ट लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, सपोजिटरीज। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? सपोजिटरीज को स्टार्ट करेंगे। सपोजिटरीज की डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, बेसिस कि सपोजिटरीज में कौन कौन से बेसिस ऐड होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेसिस होते क्या हैं, फिर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस कौन कौन से ऐड होते हैं सपोजिटरीज में। तो ये बना दिया मैंने पेशेंट, और पेशेंट किसके पास आएगा? आप ही के पास आएगा, क्योंकि आप फार्मासिस्ट है। डीआरएक्स से ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोर करना, सेल करना, सारा काम आप ही का है। तो आपको यहाँ पर बना देता हूँ, आप हो फार्मासिस्ट, है ना। और आज आप पेशेंट को देने वाले हो सपोजिटरीज। आज क्या दोगे आप? आज आप पेशेंट को दोगे सपोजिटरीज। ठीक है सर, पेशेंट कौन है? आप हो क्या? नहीं नहीं आज पेशेंट मैं नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि सपोजिटरीज का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो ओरिफिस से होता है। जहां भी ओरिफिस दिखता है ड्रग दे देते हैं, जैसे कान का छेद, है ना, नाक, आपका रेक्टली, वेजाइनली, और साथ ही साथ यूरेथ्रा के थ्रू। तो जहां भी ओरिफिस होता है सपोजिटरीज वहां से दी जाती है। तो जो टाइप्स पढ़ेंगे ना हम सपोजिटरीज के, वहां पर यही देखने वाले हैं कि सपोजिटरीज कौन कौन सी होती है। तो ईयर के लिए होती है ना, नोज के लिए होती है, नेजल कैविटी के लिए होती है, साथ ही साथ रेक्टली, वेजाइनली, यूरेथ्रा के थ्रू सपोजिटरीज को दिया जाता है। तो आप कौन है? फार्मासिस्ट। आप क्या देने वाले हैं? आप देने वाले हैं सपोजिटरीज पेशेंट को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे कि सपोजिटरीज होती क्या है, सपोजिटरीज की डेफिनेशन, सपोजिटरीज के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और टाइप्स ऑफ बेसेस कि ऐसे कौन कौन से बेस है जो सपोजिटरीज में ऐड करे जाते हैं। सपोजिटरीज को बनाने के लिए बेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम देखेंगे कि सपोजिटरीज को जो प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किस तरह से सपोजिटरीज को प्रिपेयर करा जाता है। फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, इसको डिफाइन करो, और साथ ही साथ कैलकुलेशन समझाओ, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर है आपका टॉपिक एवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज कि कैसे पता करोगे कि आपकी जो सपोजिटरीज है, जो भी आपकी सपोजिटरीज बनी है, वो एक नंबर बनी है, बेस्ट बनी है। कैसे पता करोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे? तो तरह तरह के इवेल्युएशन क्राइटेरिया होते हैं, उनको भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सपोजिटरीज का आज वन शॉर्ट लेक्चर है, इसी लेक्चर में पूरी सपोजिटरीज को कंप्लीटली कवर करेंगे। सांस ले लेते हैं। ठीक है, सांस लेना जरूरी है, तुम भी लो। ठीक है, चलिए पेशेंट को यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका पेशेंट हो गया, है ना। अब पेशेंट को समझाएंगे कि देखो भैया, आपको सपोजिटरीज लेनी पड़ेगी, आपकी बीमारी का इलाज सपोजिटरीज से ही सही होगा। तो सपोजिटरीज देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही होती है सपोजिटरीज। दिस इज सपोजिटरीज। तो ये जो आपको दिख रही है बुलेट शेप, ये सपोजिटरीज होती है। तो सपोजिटरीज आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। सपोजिटरीज क्या है? सपोजिटरीज इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, और इसको इंसर्ट करा जाता है बॉडी कैविटी में, जैसे रेक्टम के थ्रू, वेजाइना के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, नोज के थ्रू, ईयर के थ्रू, अलग अलग रूट के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। तो सपोजिटरीज क्या होता है? सपोजिटरीज इज ए सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इंसर्ट इनटू बॉडी कैविटी। और आप देख सकते हैं ये बुलेट शेप है, या फिर ये कई बार ओवल शेप भी होती है, कॉनिकल शेप भी होती है। तो इसकी शेप की अगर मैं बात करूं तो बुलेट शेप, कॉनिकल और ओवॉइड। ओवॉइड मतलब होता है ओवल शेप। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, और रेक्टली आपको मैंने सपोजिटरीज दे दी, है ना।
तो जब रेक्टली सपोजिटरीज दे दी, ये सपोजिटरीज मैंने आपको रेक्टली दे दी, तो उस कंडीशन में ये डिसॉल्व होगी, मेल्ट होगी और इसके अंदर का जो भी ड्रग है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रग जो है रिलीज हो जाएगा। तो सपोजिटरीज जब बाहर रहती है रूम टेम्परेचर पे, सपोजिटरीज मेल्ट नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। सपोजिटरीज कब मेल्ट होती है? बॉडी टेम्परेचर पे। तो जब भी सपोजिटरीज दे दी जाती है तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से सपोजिटरीज मेल्ट होने लग जाती है और सपोजिटरीज के अंदर जो भी ड्रग होता है वो ड्रग रिलीज हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, दे आर मेल्ट और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि सपोजिटरीज जो है मेल्ट होता है, डिसॉल्व होता है बॉडी टेम्परेचर पे। और सपोजिटरीज को अगर आप बाहर रखते हैं तो इसको लो टेम्परेचर पे रखें, 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर पे रखें, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सपोजिटरीज बाहर ही पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। ठीक है सर, हमें यहां तक क्लियर हो गया कि सपोजिटरीज आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। सपोजिटरीज इंसर्ट इनटू बॉडी कैविटी, जैसे रेक्टली, वेजाइनली, यूरेथ्रा, नोज के थ्रू, ईयर के थ्रू। सपोजिटरीज आर बुलेट शेप, कॉनिकल और ओवॉइड, मतलब कि ओवल शेप। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है दे आर मेल्ट और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर। हमें ये बात पता लग गई कि जब भी सपोजिटरीज को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से सपोजिटरीज मेल्ट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और सपोजिटरीज के अंदर का जो भी ड्रग है वो रिलीज हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो एक्शन शो करता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप सपोजिटरीज को बाहर रखें तो बाहर इसको ठंडे इन्वायरमेंट में रखें, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे सपोजिटरीज को रखा जाना चाहिए ताकि ये डिसॉल्व ना हो, मेल्ट ना हो। अगर ये बाहर ही डिसॉल्व हो गई, मेरे हाथ में डिसॉल्व और मेल्ट हो गई, तो ये किस काम की? क्योंकि ये तो अंदर जाने के बाद डिसॉल्व और मेल्ट होनी चाहिए, तब जाके ड्रग रिलीज होना चाहिए। तो सपोजिटरीज की बात करूं, सपोजिटरीज इज अ सॉलिड और वी कैन से सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दैट मेल्ट और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर। वही वाली बात लिखी है। ठीक है, अब बात करेंगे सपोजिटरीज के एडवांटेज की। सपोजिटरीज के बहुत सारे एडवांटेज है और उतने ही सारे डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसको रेक्टली दिया जा रहा है। अब रेक्टली दिया जा रहा है तो पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट होगा, एम्ब्रेसमेंट होगा, शर्म आएगी उसको, है ना, एम्ब्रेस हो जाएगा वो, शर्म आएगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पर कई तरह के एडवांटेज लिखे हैं। सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट बेहोश है, पेशेंट को होश ही नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ओरली कुछ नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में आप सपोजिटरीज दे सकते हैं, क्योंकि ओरिफिस तो ओपन ही रहेगा, तो वहां से आप सपोजिटरीज को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे रेक्टली हो, वेजाइनली हो, यूरेथ्रा के थ्रू हो। उसमें पेशेंट का होश में होना जरूरी नहीं है। तो सपोजिटरीज गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। साथ ही साथ सपोजिटरीज को स्वेलो करने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग होते हैं जिनको निगलने में प्रॉब्लम आती है कि नहीं सर यार ये बहुत ही कड़वी दवाई है, हमसे पी नहीं जाएगी, या तो आप सपोजिटरीज दे दो। तो सपोजिटरीज कब दी जाती है? जब अगर पेशेंट को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है कि स्वेलो करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या जब भी स्वेलो करता है तो उसको उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप सपोजिटरीज दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नो नीड टू स्वेलो। ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी सपोजिटरीज होती है इसमें हम हाई ड्रग का अमाउंट लोड कर सकते हैं, हाई ड्रग यहाँ पर हम लोड कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोजिटरीज जो होती है स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होती है और सस्टेन एक्शन देती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्लोली एब्जॉर्ब एंड गिव सस्टेन एक्शन। ड्रग यहाँ से धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और आपका ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता रहेगा, अगर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने लायक है तो, या फिर वो लोकल इफेक्ट भी देता रहेगा, लंबे टाइम तक ये काम चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि ये स्लोली एब्जॉर्ब हो सकती है और सस्टेन एक्शन आपको देती है, लगातार धीरे धीरे आपको एक्शन देती रहती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बाय पासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, सपोजिटरीज है और सपोजिटरीज कहाँ से ले रहे हो? या तो नोज से, ईयर से, रेक्टल से, वेजाइना से या यूरेथ्रा से। आप इसको इंसर्ट कर रहे हो बॉडी कैविटी में, तो कहीं भी इसकी ड्रग जीआईटी में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इंटेस्टाइन में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके जीआई ट्रैक्ट में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ड्रग को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वहां जाएगी
तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, लीवर के एंजाइम ड्रग को तोड़ देंगे, ड्रग को इनएक्टिवेट कर देंगे, है ना, तो वहां पर ये जाएगी ही नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये फायदा है, क्योंकि ड्रग जो है 100% एक्शन देगी, कोई भी ड्रग डिग्रेड नहीं होगी, मेटाबोलाइज नहीं होगी, यहाँ पर किसी भी तरह का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, यहाँ पर लीवर आपके ड्रग को खराब नहीं करेगा, यहाँ पर होता है बाय पास मेटाबॉलिज्म। उसके बाद फास्टर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो, ये तो स्पेशली डिजाइन करना चाहते हैं तो ही आप करें कि ड्रग को स्लोली स्लोली रिलीज करवाना है, इसे एनडीडीएस कहते हैं, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये अलग चीज है। बाकी यहाँ पर फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ अल्टरनेटिव फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग, मैंने आपको बोला कि जिस पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ओरली टेबलेट लेने पर या सिरप लेने पर या सस्पेंशन इमल्शन लेने पर, तो आप दे सकते हैं सपोजिट्रीज। साथ ही साथ रिड्यूस रिस्क ऑफ जीआई इरिटेशन, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी दवाइयां होती है, जैसे कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं, और उससे पहले आप अगर पेंटाप्रोजोल या ओमेप्राजोल या रेनिटिडिन नहीं लेते, तो उस कंडीशन में आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगी, आपको जीआईटी में इरिटेशन होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। कई दवाई लेने पे ऐसा होता है कि जीआईटी में इरिटेशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आपको जीआईटी में इरिटेशन नहीं करवानी है, तो आप सपोजिट्रीज को प्रिफर कीजिए, क्योंकि सपोजिट्रीज जो है आपके बॉडी में इंसर्ट करती जाती है, कैविटीज में इंसर्ट करती जाती है, ठीक है, बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर देते हैं। फिर है आपका गिव टू एवरीवन, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, आप सभी को दे सकते हैं सपोजिट्रीज, क्योंकि सभी में ओरिफिस होते हैं, सभी में होल्स है, सभी में यहाँ पर, है ना, स्पेस है, अवेलेबल है। तो ये सारे एडवांटेज हो गए कि अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, निगलने की जरूरत नहीं है, हाई अमाउंट का ड्रग लोड कर सकते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब, गिव सस्टेन एक्शन, बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास नहीं होता, फास्टर एब्जॉर्प्शन है, नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगी, जीआईटी के इरिटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, और सभी को दे सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। तो कई तरह के एडवांटेज हमने देख लिए आपकी सपोजिट्रीज के। अब यहाँ पर वही सब लिखा है जो मैंने आपको आगे इंट्रोडक्शन में बता दिया। चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस। देखो सीधी सी बात है, डिस्कम्फर्ट तो होगा ही सही। अगर किसी पेशेंट को बोलोगे कि रेक्टली हम आपको सपोजिटरीज देंगे, वो भी ऐसे बुलेट शेप की, है ना, तो ऑब्वियसली एम्ब्रेसमेंट होगी, ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होगा, इनकन्वीनियंस होगा पेशेंट को। पेशेंट ये रूट प्रिफर नहीं करेंगे, वेजाइनली, यूरेथ्रा, रेक्टली, ये रूट बिल्कुल प्रिफर नहीं करते। साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी जो सपोजिटरीज है वो लीक हो गई हो। देखो ध्यान से सुनना, सपोजिटरीज कब मेल्ट होती है, सपोजिटरीज में से ड्रग कब रिलीज होता है, जब उसको किसी की बॉडी कैविटी में दी जाती है। जैसे सपोज, ध्यान से सुनना, कि ये मैं आपके लिए पेशेंट लेकर आया हूं, ये बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, है ना, तो ये पेशेंट है आपका। अब अगर मैं ड्रग इसको रेक्टली दूं, अगर मैं ड्रग इसको रेक्टली दूं, है ना, एनएस के थ्रू दूं, तो इसको क्या परेशानी, इसको कोई परेशानी नहीं। पर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये मेरी ड्रग है, ड्रग मतलब कि ये मेरी सपोजिटरीज है, डोजेस फॉर्म है मेरा सपोजिटरीज, और इसको मैं देने जा रहा हूँ। पर ये सपोजिटरीज रेक्टली रूट के थ्रू देने से पहले ही अगर बाहरी मेल्ट हो गई, तो किस काम की, किसी काम की नहीं है ना। अगर ये बाहरी मेल्ट हो गई, अगर ये बाहरी लीक हो गई, तो ये किसी काम की नहीं है, और ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसको ठंडे में रखना पड़ेगा। अब हर कोई पेशेंट थोड़ी ना अफोर्ड कर पाएगा कि सपोजिटरीज को 10 to 20 डिग्री सेल्सियस में रखे। कोई पेशेंट बेचारा बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसके घर में फ्रिज नहीं है, तो कैसे कर पाएगा अफोर्ड, अफोर्डेबल नहीं है ये, है ना। तो लीकेज के चांसेस बन सकते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, इनकन्वीनियंस होता है। साथ ही साथ लिमिटेड रेंज ऑफ मेडिकेशन, जो सपोजिटरीज होती है उसमें कुछ ड्रग ही हम लोड कर सकते हैं, हर तरह की ड्रग सपोजिटरीज के साथ हम लोड करके इंसर्ट नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ड्रग ही होती है जिसको हम लोड करके इंसर्ट कर सकते हैं सपोजिटरीज के साथ। तो यहाँ पर लिखा है लिमिटेड रेंज ऑफ मेडिकेशन, नॉट ऑल मेडिकेशन आर अवेलेबल इन सपोजिटरी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन वेरिएबिलिटी, देखो एब्जॉर्प्शन हर किसी में अलग अलग होगा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओरल रूट से ड्रग लेते हैं, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन सभी में अलग अलग होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सभी में अलग अलग होता है, ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक सभी में अलग अलग आती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, सभी में एडीएमई अलग होता है। वैसे ही एब्जॉर्प्शन की बात करूं, तो जब आप सपोजिटरीज दोगे, सपोज दिस इज बुलेट शेप, दिख रही है ना, बुलेट शेप ही है, जब मैं सपोजिटरीज दूंगा तो हो सकता है इसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो,
इस वाले पेशेंट में कम हो, इस वाले में बहुत ज़्यादा हो, तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन वेरिएबिलिटी आ सकती है, एब्जॉर्प्शन में चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है। क्योंकि हमने तो यही बोला कि इस पेशेंट को जब मैं सपोजिटरीज दूंगा, चाहे वेजाइनली दूं, चाहे रेक्टली दूं, चाहे यूरेथ्रा के थ्रू दूं, तो जब भी मैं इसको सपोजिटरीज दूंगा, पेशेंट के बॉडी में जाने के बाद ही सपोजिटरीज जो है डिसॉल्व होती है, मेल्ट होती है और अपने ड्रग को रिलीज करती है। तो सभी का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफरेंस देगा, सभी के बोवेल मूवमेंट थोड़े बहुत डिफरेंस देंगे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा। और किसी भी ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, तो एक बात बताइए, फिर वो इफेक्ट देगा क्या? फिर वो अलग अलग इफेक्ट देगा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस, लीकिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ मेडिकेशन, एब्जॉर्प्शन वेरिएबिलिटी और डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सपोजिटरीज को हर कोई तो इंसर्ट कर नहीं सकता, एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्सेस चाहिए। साथ ही साथ डिफिकल्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। जैसे कोई बच्चा है, अब बच्चे को बेचारे को ये बोलेंगे कि नहीं है भैया हम तो रेक्टली तेरे को वो देंगे सपोजिटरीज, बेचारा रोने लग जाएगा। किसी बूढ़े को बोलेंगे, उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। हम जैसे जवान लोग तो फिर भी झेल लेंगे, है ना। उसके बाद लिखा है पोटेंशियल फॉर रेक्टल और वेजाइनल इरिटेशन। हो सकता है कि जब मैं रेक्टली इस ड्रग को दूं, इस सपोजिटरीज को दूं, तो हो सकता है रेक्टली इरिटेशन हो जाए यहाँ पर, या वेजाइना में दूं तो हो सकता है इरिटेशन हो जाए। तो रेक्टली और वेजाइनली इरिटेशन पॉसिबल है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी इसमें अलग से चाहिए। 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना पड़ता है सपोजिटरीज को। तो ये भी दिक्कत वाली बात है कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस हर कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप रेक्टली दे सकते हैं, आप नोज के थ्रू दे सकते हैं, नेजल कैविटी के थ्रू, आप यूरेथ्रा के थ्रू दे सकते हैं। तो जो नोज के थ्रू मतलब नेजल के थ्रू देंगे और जो यूरेथ्रा के थ्रू देंगे, इन दोनों को बोलेंगे बोगीज। क्या बोलेंगे? बोगीज। और जो हम वेजाइना के थ्रू देंगे उसको हम बोलेंगे पेसरीज। क्या बोलेंगे? पेसरीज। तो रेक्टल के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने, बस आपको ध्यान रखना है कि नेजल के लिए और यूरेथ्रा के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं बोगीज। अगर हमें सपोजिटरीज देनी है तो हम बोल सकते हैं बोगीज दे दो। बोगीज का मतलब ये क्लियरली इंडिकेट हो जाना चाहिए कि नेजल में या यूरेथ्रा में देने वाले हैं। और अगर पेसरीज बोल रहे हैं तो वेजाइना में। और अगर ओरिनेरिया बोल रहे हैं, ओरिनेरिया, तो ये ईयर के लिए यूज होता है, ईयर कोन, कान में देने के लिए। तो ये रेयरली यूज होता है। कैसे होता है? रेयरली यूज, बहुत कम यूज करते हैं इसको। तो ये टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज में आएगा रेक्टल, नेजल, यूरेथ्रल, वेजाइनल और ईयर कोन। अब देखो वन बाय वन सभी को दे रखा है। सबसे पहले रेक्टल को डिटेल स्टडी करेंगे। जो आपका रेक्टल सपोजिटरीज है, ये किस में पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज में। तो सबसे पहला है रेक्टल सपोजिटरीज। दीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इनटू रेक्टम फॉर प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इफेक्ट। यहां पर हम क्या करेंगे? पेशेंट को ले आता हूं मैं बेचारे को, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना, अपनी ऑडियंस से शर्मा मत। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेक्टली देंगे। जब हम ड्रग को रेक्टली देंगे, जब हम सपोजिटरीज को रेक्टली देंगे, तो वो जो सपोजिटरीज है इसके बॉडी टेम्परेचर के बाद मेल्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ड्रग को रिलीज कर देगी और साथ ही साथ आपको सिस्टमिक इफेक्ट देगी। मतलब कि वो ड्रग जो है धीरे धीरे पूरे सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमिक इफेक्ट देगा। तो रेक्टल सपोजिटरीज क्या होती है? दीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम। सीधे सा नाम से पता लग रहा कि रेक्टल सपोजिटरीज है तो कहां पर इंसर्ट करेंगे? रेक्टम में इंसर्ट करेंगे। क्यों इंसर्ट करते हैं? ताकि सिस्टमिक इफेक्ट हमें मिले। साथ ही साथ द रेक्टल सपोजिटरीज मेंट फॉर एडल्ट यूजुअली वे 2 ग्राम। अगर एडल्ट की बात करूं, एडल्ट में जो रेक्टल सपोजिटरीज होती है उसका कितना वेट होता है? 2 ग्राम होता है। ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है? टॉर्पेडो शेप होती है। तो अगर रेक्टल सपोजिटरीज एडल्ट में दे रहे हैं तो कितना ग्राम वेट होता है उसका? 2 ग्राम वेट होता है। और शेप क्या होती है? टॉर्पेडो शेप होती है। वहीं अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे में कम साइज का देते हैं। ठीक है, बच्चे में जो सपोजिटरीज का वेट होता है वो 1 ग्राम होता है। अगर मैं एडल्ट में बात करूं तो एडल्ट में सपोजिटरीज का वेट होता है 2 ग्राम। और अगर मैं बच्चे में बात करूं, चिल्ड्रंस में बात करूं, तो सपोजिटरीज जो रेक्टली देते हैं उसका वेट होता है 1 ग्राम। ठीक है, द रेक्टल सपोजिटरीज विच आर यूज फॉर सिस्टमिक इफेक्ट में कंटेन। अब देखो, रेक्टल सपोजिटरीज की बात कर रहे हैं। रेक्टल सपोजिटरीज में क्या होता है कि जो सपोजिटरीज है उसको रेक्टम के थ्रू दी जाती है, बच्चों में अलग दी जाती है। और यहां पर आपको दे रखा है कि एडल्ट में होती है 2 ग्राम की, बच्चों में होती है 1 ग्राम की। ठीक है, और ये जो रेक्टल सपोजिटरीज है ये सिस्टमिक इफेक्ट देता है। तो अब इस सपोजिटरीज को जिसको हम देने वाले हैं रेक्टली, इस सपोजिटरीज को देखेंगे कि ये जो
रेक्टल आपका सपोजिटरी है, इसमें कौन कौन सी ड्रग डाल सकते हैं? तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द निवारक, दूसरा हो गया एंटी स्पाज्मोडिक, तीसरा हो गया ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर जो है एंजाइटी को ट्रीट करता है, इंसोम्निया को ट्रीट करता है। फिर आगे आपका सिडेटिव इफेक्ट दे सकता है। तो जो भी रेक्टल सपोजिटरीज होती है उसमें कौन कौन सी ड्रग डाल सकते हैं हम? एनाल्जेसिक, एंटीस्पाज्मोडिक, ट्रैंक्विलाइजर एंड सिडेटिव इफेक्ट देने वाली ड्रग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दीज आर ऑल्सो यूज फॉर एंटीसेप्टिक एक्शन, लोकल एनास्थेटिक एक्शन, फॉर लुब्रिकेटिंग और सूथिंग पर्पस। लुब्रिकेशन देना हो, सूथिंग इफेक्ट देना हो, या फिर आपको एंटीसेप्टिक एक्शन देना हो, या फिर लोकल एनास्थेटिक एक्शन देना हो, इन सभी एक्शन को भी रेक्टल सपोजिटरीज दे सकती है। अब एक बात ध्यान से सुनना कि जो सपोजिटरीज है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि सपोजिटरीज देनी है, सपोजिटरीज देनी है। अब ये जो भी सपोजिटरीज होती है, चाहे वो रेक्टली हो, वेजाइनली हो, यूरेथ्रा के थ्रू हो, पेस्ट्रीज के थ्रू हो, जो भी हो, है ना। सपोजिटरीज में क्या होगा? सपोजिटरीज में ड्रग होगा, ड्रग के साथ क्या होगा? एक्सीपिएंट होगा, है ना। मैंने आपको यही बोला क्योंकि सपोजिटरीज क्या है? सपोजिटरीज इज ए सॉलिड मेडिकामेंट, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म है। और अगर डोजेस फॉर्म है तो ड्रग और एक्सीपिएंट से मिलकर बनेगा। तो ड्रग तो समझ में आ गया कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीस्पास्मोडिक दे सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर दे सकते हैं। पर ये एक्सिपिएंट यहाँ पर कौन कौन से ऐड करने? तो यहाँ पर जो एक्सिपिएंट ऐड होते हैं उसको बोलते हैं सपोजिटरीज बेसेस। यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं? बेस ऐड करते हैं। ये बेस जो है इस ड्रग को पहुंचाने का काम करता है बॉडी कैविटी में। तो ध्यान से सुनना, सपोजिटरीज बेसिस को डिटेल स्टडी करेंगे। सपोजिटरीज बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन भी आता है कि सपोजिटरीज बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज में सबसे पहला हो गया रेक्टल सपोजिटरी, फिर हो गया आपका द रेक्टल सपोजिटरीज आर यूज्ड फॉर इवैक्यूएटिंग बाउल बाय इरिटेटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम और बाय लुब्रिकेटिंग द मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अगर हमें बोवेल मूवमेंट करवानी है, अगर हमें फीकल मैटर को बाहर निकालना है, तो भी हम रेक्टल सपोजिटरीज देते हैं। उसके बाद आ गया वेजाइनल सपोजिटरीज, जिसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है पेसरीज। तो दे आर मीन्ट फॉर इंसर्शन इनटू वेजाइना कैविटी। आपको पता है कि वेजाइना कैविटी में देंगे, वेजाइनल कैविटी में ही देंगे, नाम से पता लग रहा है वेजाइनल सपोजिटरीज है। इसका जो वेट होता है वो 3 से 5 ग्राम होता है। कितना होता है? 3 to 5 ग्राम होता है। ठीक है, और इसको इस तरह से मोल्ड करते हैं, इस तरह से इसको शेप देते हैं कि ये ओवी फॉर्म शेप हो जाए। कैसी शेप हो जाए? ओवी फॉर्म। देखो नाम से पता लग रहा, ओवेरी, ओवी फॉर्म, है ना। तो ये ओवी फॉर्म शेप इसको दी जाती है और इसको कॉनिकल शेप दी जाती है, इसको बुलेट टाइप शेप दी जाती है। क्लियर हो गया? तो वेजाइनल सपोजिटरीज को वेजाइना में दिया जाता है, वेजाइनल सपोजिटरीज को पेसरीज भी कहते हैं। वेजाइनल सपोजिटरीज का जो वे होता है वो 3 से 5 ग्राम होता है। इसकी शेप जो होती है वो ओवी फॉर्म या फिर कोनिकल शेप होती है। और जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू रेक्टल सपोजिटरीज। अभी जो रेक्टल सपोजिटरीज देखी उससे भी बड़ी सपोजिटरीज होती है वेजाइनल सपोजिटरीज, और दे आर यूज फॉर देयर लोकल एक्शन इन वेजाइना। अगर वेजाइना में कोई लोकल एक्शन प्रोवाइड करना है तो वहां पर आप दे दो वेजाइनल सपोजिटरीज। फिर नेक्स्ट आता है यूरेथ्रल सपोजिटरीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बोगीज। मैंने आपको बोला ना बोगी बोलेंगे, ठीक है। ये पेंसिल शेप होती है। किस तरह से होती है? पेंसिल शेप सपोजिटरीज होती है जिसको हम यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, यूरेथ्रा हो गया। उसके बाद है यूरेथ्रा में एक और लाइन लिखी है कि यूरेथ्रल सपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर मेल, मेल में दी जाती है 4 ग्राम। मेल में जो यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा जहां से यूरिन आ रहा है, तो वहां पर अगर हम इंसर्ट करें सपोजिटरीज को मेल में, तो मेल का जो सपोजिटरीज होता है वो 4 ग्राम का होता है। वहीं अगर बात करूं फीमेल का तो 2 ग्राम का होता है। अगर लंबाई की बात करूं तो मेल में जो सपोजिटरीज दी जाती है वो 100 to 150 mm लॉन्ग होती है। वहीं अगर फीमेल में बात करूं, फीमेल में जो 2 ग्राम की सपोजिटरीज दी जाती है यूरेथ्रा के थ्रू, उसकी साइज होती है 60 to 75 mm इन लेंथ। ठीक है, फिर आता है नेजल सपोजिटरीज। इसको भी क्या बोलेंगे? नेजल बोगीज बोलेंगे, नेजल सपोजिटरीज। ठीक है, ये नेजल कैविटी के थ्रू दी जाती है, लिखा हुआ है। और दे आर यूजली प्रिपेयर्ड विथ ग्लिसरोजिलेटिन बेस। यहाँ पर बेस कौन सा यूज किया जाता है? ग्लिसरोजिलेटिन बेस यूज किया जाता है। तो जब भी नेजल सपोजिटरीज बनानी है तो नेजल सपोजिटरीज बनाने के लिए जो बेस यूज किया जाता है वो होता है ग्लिसरोजिलेटिन बेस। उसके बाद लिखा है दे हैव सिमिलर शेप
एज दैट ऑफ यूरेथ्रल बोगी। जो यूरेथ्रल बोगी की शेप थी सेम वैसी शेप होती है नेजल सपोजिटरीज की, पर यहाँ पर जो वेट होता है वो अलग होता है। नेजल सपोजिटरीज का, जो नाक में देने वाली सपोजिटरीज है, इसका जो वेट होता है वो होता है 1 ग्राम और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 9 से 10 सेंटीमीटर। बाकी ये बात ध्यान रखना कि ये सपोजिटरीज यूरेथ्रल सपोजिटरीज जैसी ही होती है, बस इसका वेट और लेंथ अलग है। उसके बाद हो गया ईयर कोन। तो ईयर कोन आर यूज फॉर इंसर्शन इनटू द ईयर, नाम से पता लग रहा ईयर में इंसर्ट करेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज ओरिन एरिया, रेयरली यूज होते हैं, ये सब बता दिया है ना, दे आर यूज रेयरली। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईयर कोन जनरली थियोब्रोमा ऑयल इज यूज एज ए बेस। अब अगर आपको ईयर कोन बनाना है तो ईयर कोन में थियोब्रोमा ऑयल हम बेस की तरह यूज करेंगे। और अगर आपको नेजल सपोजिटरीज बनानी है तो यहाँ पर ग्लिसरोजिलेटिन बेस यूज होता है। तो ये बात आप बेसिस में लिख सकते हैं, जब भी आपका टॉपिक आएगा भी अगला बेसिस सपोजिटरीज बेसिस, तो आप बता सकते हैं कि ग्लिसरोजिलेटिन बेस जो है नेजल सपोजिटरीज बनाने के काम आता है। वहीं अगर बात करूँ थियोब्रोमा ऑयल तो वो ईयर कोन बनाने के काम आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपका बेस। तो बेस क्या होता है? बेस होता है एक तरह का एक्सिपिएंट जो कि ऐड करना पड़ता है ड्रग के साथ, क्योंकि कोई भी डोजेस फॉर्म बना हो, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस, जैसा कि आज का आपका टॉपिक है सपोजिटरी सॉलिड और सेमी सॉलिड मेडिकामेंट, तो ये जो डोजेस फॉर्म होता है ये बनता है ड्रग और एक्सिपिएंट के साथ। अब ड्रग तो ठीक है हम कोई से भी लोड कर सकते हैं, पर एक्सिपिएंट यहाँ पर क्या होगा? बेस होगा। और ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अलग अलग आपका जो सपोजिटरीज बन रहा है, जैसे कि आपका नेजल सपोजिटरीज है, ईयर कोन है, तो अलग अलग सपोजिटरीज में उसके सुटेबल बेस हम यूज करेंगे, उसके सुटेबल एक्सिपिएंट हम यूज करेंगे। जैसे नेजल में ग्लिसरोजिलेटिन, ईयर कोन में थियोब्रोमा ऑयल, तो अलग अलग बेसिस का यूज किया जाता है। अब एक बात तो क्लियर है कि ड्रग के साथ ये जो बेस मतलब कि एक्सिपिएंट हम यूज कर रहे हैं, ये जो बेस है ये इनर्ट होना चाहिए। ये इनर्ट होगा तभी ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये बेस ड्रग के साथ रिएक्ट करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये बेस तो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इसका कोई कोलॉजिकल एक्शन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन म्यूटाजेनिक हो, नॉन इरिटेंट हो, नॉन रिएक्टिव हो, नॉन टॉक्सिक हो, स्टेबल हो और कंसिस्टेंसी में रहे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इरिटेंट हो, नॉन रिएक्टिव हो, स्टेबल हो और कंसिस्टेंट करवाए। मेडिकेशन को जो रिलीज करवाने वाला है वो यही है, बेस ही मेडिकेशन को रिलीज कराएगा, बेस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोजिटरीज में। तो ये जो है कंसिस्टेंट रिलीज कराए मेडिकेशन का। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, नॉन रिएक्टिव वगैरह वगैरह। पर बेस होता क्या है? सो सपोजिटरीज बेस इज अ करियर, ड्रग का करियर है, ओला उबर है ड्रग के लिए। अगर कहीं भी जाना है ना ड्रग को सपोजिटरीज में तो बेस चाहिए, तो ड्रग का ओला उबर है, ड्रग का करियर है। सो सपोजिटरीज बेस इज द करियर सब्सटेंस यूज्ड टू डिलीवर मेडिकेशन और एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये डिलीवरी करवाता है ड्रग की, मेडिकेशन की, एपीआई की और वी कैन से एक्टिव इंग्रेडिएंट की। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, जो सपोजिटरीज बेस होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, तो चाहे कोई सा भी सपोजिटरीज बेस आपको पर्टिकुलर लिखने के लिए भी आ जाए ना, जैसे ओलाजीनियस आ जाए, एक्वस आ जाए या फिर इमल्सिफाइंग बेस आ जाए, ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन है बेसिस के, तो कोई सा भी एक पर्टिकुलर बेस लिखने को भी आ जाए ना, तो सबसे पहले ये लिखना कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इजिली रेडियली अवेलेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट रिलीज मेडिकेशन करवाए, ऐसा हमारा होना चाहिए एक बेस। और साथ ही साथ बेस ऐसा भी होना चाहिए जो कि मेल्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए बॉडी टेम्परेचर पे और ड्रग के साथ कॉम्पिटिबल हो, ड्रग को नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ इनर्ट नेचर का हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो किसी भी बेस में। ये 10 पॉइंट आपके हो गए जो आप बेधड़क लिख सकते हैं किसी भी बेसिस में, तो 10 पॉइंट तो ये फ्री हो गए। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से बेस होते हैं, तो देखो ओलाजीनियस बेस है, एक्वस बेस है और इमल्सिफाइंग बेस है। अभी जो ओलाजीनियस जिसको बोलते हैं फैटी बेस, फिर आता है एक्वस और वाटर सोल्यूबल बेस, ये 3 तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर आता है इमल्सिफाइंग बेस। तो देखने में आपको क्या दिख रहा है कि 3 तरह के बेसेस हैं, ओलाजीनियस, एक्वस, इमल्सिफाइंग। पर ओलाजीनियस के बाद जैसे ही आप एक्वस पे आओगे ना, वाटर सोल्यूबल बेस पे, ये भी 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद है इमल्सिफाइंग। तो 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओलाजीनियस को। तो जो जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे वैसे ही याद करने हैं, एज इट इज लिखकर आने हैं, बहुत इजी है, अच्छे वे में लिखें। सबसे पहला है ओलाजीनियस और फैटी बेस, ये सपोजिटरीज बेस है। ठीक है, इसका कंपोजिशन देखते हैं।
मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फैट और ऑयल। किससे बना है? नेचुरल और सिंथेटिक फैट एंड ऑयल से मिलकर बना है। और ये जो ओलाजिनियस और फैटी बेस होता है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। सबसे पहले याद रखो कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। उसके बाद ये मेल्ट होता है या डिसॉल्व होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली ऐसा ही बेस हमें चाहिए था, ऐसा ही रूप ख्यालों में हमने देखा था, है ना, कि भाई जो हमारा बेस हो वो बॉडी टेम्परेचर पे ही डिसॉल्व हो, बाहर डिसॉल्व ना हो, बाहर मेल्ट ना हो, ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करे, इनर्ट हो, स्टेबल हो, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो। ठीक है, अब देखो नाम से पता लग रहा फैटी, फैटी है ना, तो क्या ये पोलार होगा? नहीं होगा। क्या ये पानी से प्यार करेगा? नहीं करेगा। तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, ये पानी से प्यार नहीं करेगा, और ये नॉन पोलार होगा। तो ध्यान रखना, ओलाजिनियस बेसिस और फैटी बेसिस आर द नॉन पोलार, हाइड्रोफोबिक, मेल्ट और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो सिंथेटिक फैट और ऑयल से मिलकर बना है या फिर नेचुरल फैट और ऑयल से मिलकर बना है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से ओलाजिनियस बेसिस होते हैं या फिर कौन कौन से फैटी बेसिस होते हैं, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल में सबसे पहला लिखा है कोकोआ बटर। ये होता है ना, कोकोआ बटर सभी में होता है, लोशंस वगैरह में होता है, लिप बाम वगैरह में होता है ना, जैसे कि थियोब्रोमा ऑयल है। फिर उसके बाद आपको लिखा है एग्जाम्पल में हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल। फिर आगे आपका विटेप्सोल, ये ट्राइग्लिसराइड्स का मिक्सचर होता है विटेप्सोल, है ना। तो ऐसे करके कई तरह के एग्जाम्पल आपको लिखे हैं, जैसे कोकोआ बटर हो गया, थियोब्रोमा ऑयल इसके अंदर में आता है, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, विटेप्सोल जो कि मिक्सचर है ट्राइग्लिसराइड्स का। तो ये कंपोजिशन, ये एग्जांपल। अब बात करते हैं कि जो फैटी बेसेस होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पहचानेंगे कि फैटी बेस है। तो जो फैटी बेस है, दिस बेसेस मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, हमने बोल दिया। ठीक है, साथ ही साथ दे आर टिपिकली स्मूथ एंड हैव ए ग्रीसी टेक्सचर, ये स्मूथ होते हैं और इसमें ग्रीसी टेक्सचर होता है, ऑयली टेक्सचर होता है, स्लिपरी टेक्सचर होता है। कॉमन यूज की बात करें तो ये जो है आपके ओलाजिनियस बेसिस, फैटी बेसिस, ये रेक्टल सपोजिटरीज और वेजाइनल सपोजिटरीज को बनाने के काम आते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और बोल देता हूं, ओलाजिनियस बेसिस और फैटी बेसिस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेल्ट और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। कंपोजिशन की बात करूं, मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फैट एंड ऑयल। एग्जांपल की बात करूं, कोकोआ बटर, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, विटेप्सोल। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, दे आर स्मूथ एंड हैव ए ग्रीसी टेक्सचर, मतलब कि ऑयली और स्लिपरी होते हैं। साथ ही साथ ये रेक्टली और वेजाइनली सपोजिटरीज बनाने के काम आते हैं। उसके बाद एडवांटेज की बात करें, a melting range of 30 to 36 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेल्ट एट बॉडी। वही वाली बात है, हर जगह वही लिखा है। रेडियली मेल्टेड एट ऑन वार्मिंग, बॉडी में जाके मेल्ट होगा, और जैसे आप कूल करोगे तो फटाफट कूल भी हो जाएगा। जब इसको बनाते हैं तब इसकी कूलिंग करते हैं ना, फटाफट कूल हो जाता है। मिसिबल विथ मेनी इंग्रेडिएंट, कई तरह के इंग्रेडिएंट के साथ ये मिसिबल होता है, और ये नॉन इरिटेंट होता है, जो भी आपका बेस है ना ओलाजिनियस। और ये जो बेस है इजी टू मैन्युफैक्चर है, आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपके इसके डिसएडवांटेज। अब देखो डिसएडवांटेज में बहुत ही गंभीर डिसएडवांटेज है इस बेस का, ओलाजिनियस बेस का। वो क्या है? वो है पॉलीमॉर्फिज्म, कि व्हेन मेल्टेड एंड कूल्ड, जब हम इस बेस को मेल्ट करेंगे या इसको कूल करेंगे, व्हेन मेल्टेड एंड कूल इट सॉलिडिफाई इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर हम इस बेस को कूल करेंगे या इसको मेल्ट करेंगे तो ये अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा है पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म बना लेता है ये। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, आपने सही से नहीं किया, आपने कूलिंग सही से नहीं की, आपने टेम्परेचर सही से प्रोवाइड नहीं किया, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया, या कूलिंग बहुत ज्यादा दे दी, या कूलिंग बहुत कम दी, या फिर आपने मास का जो साइज का मास है वो बहुत ज्यादा कम ज्यादा रख दिया, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रीसी टेक्सचर। आपको मैंने बोला ना, यहाँ पर केस में जो है ग्रीसी टेक्सचर होता है, ऑयली टेक्सचर होता है, तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसके जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू मतलब जो बचा हुआ पदार्थ है वो स्किन पर रह जाता है, जो कि अनकंफर्टेबल होता है। फिर इसका एब्जॉर्प्शन भी पुअर है। कैसा है? पुअर एब्जॉर्प्शन है, ये भी दिक्कत है। फिर कोकोआ बटर मस्ट बी slowly melted over a warm water bath to avoid the formation of unstable crystalline form। अभी जो कोकोआ बटर है इसको स्लोली मेल्ट होना पड़ेगा अगर इसको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनाने, तो वरना अगर ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना तो पॉलीमॉर्फिज्म कर लेता है। फिर जब आप इसको स्टोर करके रखोगे तो ये रैंसेड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी पुअर है। तो आप देखो एब्जॉर्प्शन पुअर है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी पुअर है, लीकेज हो सकती है इसकी,
रेंसिडिटी हो सकती है इसकी, ग्रीसी टेक्सचर है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसमें, तो कितना खराब बता रखा है। तो डिसएडवांटेज भी उतनी ही है जितने एडवांटेज है। तो ये हो गया सबसे पहला ओलाजीनियस या फैटी बेसिस। फिर आ गया वाटर सोल्यूबल, और मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि वाटर सोल्यूबल 3 तरह से डिवाइडेड है। ये देखो एक्वस वाले, वाटर सोल्यूबल वाले 3 तरह से डिवाइड करे थे, तो यहाँ पर आपको 3 तरह से डिवाइड करके दिखा रखे हैं। सबसे पहला है ग्लिसरोजिलेटिन बेस, दूसरा है मैक्रोगोल बेस, तीसरा है सोप ग्लिसरीन बेस। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको सिर्फ एक्वस बेसिस के बारे में पूछ ले तो आपको शुरू से शुरू कर देना है कि बेसिस कैसे होने चाहिए, इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव, स्टेबल, रेडियली अवेलेबल, मेल्टेड बॉडी टेम्परेचर, डिजोल्व एट बॉडी टेम्परेचर, नॉट मेल्टेड रूम टेम्परेचर। ये सारे पॉइंट तो लिखने ही है। उसके बाद एक्वस बेस है ना, एक्वस बेस है तो ये वाटर सोल्यूबल होगा, नाम से पता लग रहा है एक्वस है। इससे पहले जो देखा था वो फेटी था, और फेटी जो है नॉन पोलर था, हाइड्रोफोबिक था, वो डिजोल्व थोड़ी ना हो रहा था, वो तो मेल्ट हो रहा था। अब ये क्या है, एक्वस है, ये क्या है, डिजोल्व होने के लिए बना है, वाटर सोल्यूबल है ना। ये पोलार है, हाइड्रोफिलिक है। वो जो था कैसा था, नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक, ये जो है कैसा है, ये पोलार है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, सो ये पोलार है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है, और ये नॉन ग्रीसी है, मतलब कि उसका जस्ट अपोजिट है। वो ग्रीसी था, नॉन पोलार था, हाइड्रोफोबिक था, और वो मेल्ट होता था। ये डिसॉल्व होता है, वाटर सोल्यूबल है, पोलार है, हाइड्रोफिलिक है, और नॉन ग्रीसी है। ठीक है, अब ये 3 तरह से दे रखे हैं, ग्लिसरोजिलेटिन बेस, मैक्रोगोल बेस, जिसको हम कह सकते हैं पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, और उसके बाद आपको दे रखा है सोप ग्लिसरीन बेस। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं सभी को। सबसे पहला है ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, तो इसका कंपोजिशन आप दे सकते हैं, ये बना हुआ है ग्लिसरीन से, जिलेटिन से, और वाटर से। इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो डिसॉल्व स्लोली इन बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में स्लोली जो है डिसॉल्व होता है, और रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्रेजुअली। अब एक बात बताइए, जब ये डिसॉल्व ही स्लोली होगा, जैसे ये मान लीजिए अब ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, तो जब ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा तभी तो ये धीरे धीरे ड्रग रिलीज करेगा, और अगर ये धीरे धीरे ड्रग रिलीज करेगा तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, डिसॉल्व स्लोली इन बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ड्रग है, वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रोवाइड ए स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल टेक्सचर, यहां पर कैसा मिलेगा, एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा, एक फ्लेक्सिबल टेक्सचर आपको मिलेगा। उसके बाद है ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन हैज ए मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट विच कैन बी हेल्पफुल फॉर सेंसिटिव टिश्यू। देखो हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के सेंसिटिव टिश्यू होते हैं, उसमें इरिटेशन हो सकती है ना। तो सेंसिटिव टिश्यू के लिए अगर आपको एक अच्छा बेस चाहिए तो आप देख लो जिलेटिन बेस, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, ये बढ़िया बेस है क्योंकि ये मिक्सचर है ग्लिसरीन का, जिलेटिन का, वाटर का। हालांकि ये स्लोली डिसॉल्व होता है, ड्रग को धीरे रिलीज करता है, पर ये स्मूथ और फ्लेक्सिबल टेक्सचर देता है और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, जो सेंसिटिव टिश्यू है उसको इरिटेशन नहीं करेगा ये। ठीक है, उसके बाद लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वेजाइनल सपोजिटरीज, किसके लिए यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, वेजाइनल सपोजिटरीज को बनाने के लिए, पर कुछ केसों में आप रेक्टल सपोजिटरीज भी बना सकते हो। तो ध्यान रखना, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन मेनली और मोस्ट कॉमनली और जनरली यूज फॉर मेकिंग द वेजाइनल सपोजिटरीज, बट सम टाइम आप रेक्टल सपोजिटरीज भी बना सकते हो। उसके बाद आपको दे रखा है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको बोलते हैं मैक्रोगोल बेस। सो इसके कंपोजिशन की बात करें, ये आपको वाटर में दूसरा दे रखा है। देखो पहला क्या था, ग्लिसरोजिलेटिन देख लिया, अब मैक्रोगोल जिसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज ए पॉलीमर मेड फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, किससे बना है ये, इथाइलिन ऑक्साइड से बना है। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखो कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल, नॉन आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, डज नॉट मेल्ट बट डिसॉल्व ग्रेजुअली, ऑब्वियसली वाटर वाला पढ़ रहे हैं तो वाटर में डिसॉल्व होगा, है ना। तो डज नॉट मेल्ट बट डिसॉल्व ग्रेजुअली व्हेन एक्सपोज टू बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में जाके डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैं बात करूं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की, जिसको बोलते हैं मैक्रोगोल बेस, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट में मिलता है, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 300, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 400, पीजी 8000 एक्सेट्रा। ऐसे करते करते कई मॉलिक्यूलर वेट्स में आपको मिलेगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक वाटर सोल्यूबल बेस है। उसके बाद बात करें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेस्ड सपोजिटरीज,
ये जो पीईजी बेस्ड सपोजिटरीज है ना, इसके बेसिस पे जो सपोजिटरीज बनती है वो स्मूथ होती है, स्टेबल होती है और वेल टॉलरेटेड होती है। तो जो पीईजी बेस्ड सपोजिटरीज होती है वो स्मूथ है, स्टेबल है, जनरली वेल टॉलरेटेड होती है। अब इसकी बात करें तो जनरली ये रेक्टल सपोजिटरीज बनाने के काम आता है। पीईजी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेजाइनल एंड यूरेथ्रल सपोजिटरीज, पर इससे आप वेजाइनल और यूरेथ्रल भी बना सकते हैं। जनरली क्या आता है, रेक्टल सपोजिटरीज बनाने के काम आता है। अब वाटर में रह गया लास्ट, जिसका नाम है ग्लिसरीन सपोजिटरीज, और वी कैन से सोप ग्लिसरीन बेस। आप देख सकते हैं वाटर में लास्ट है सोप ग्लिसरीन बेस, जिसका एक और नाम यहाँ पे दे रखा है ग्लिसरीन सपोजिटरीज। तो ग्लिसरीन सपोजिटरीज और वी कैन से सोप ग्लिसरीन बेस, ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल ही होगा ऑब्वियसली, है ना, वाटर के अंदर ही पड़ रहे हैं। और कैसे बोलेंगे, पोलर बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, वाटर सोल्यूबल बोलेंगे, ये स्मूथ अपीयरेंस देता है, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है, नॉन कार्सिनोजेनिक होता है, नॉन म्यूटाजेनिक होता है, इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। स्टेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। ड्रग को सही से डिलीवर करा दे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो 10 पॉइंट तो किसी में भी लिख सकते हो, किसी में भी, ठीक है। आंसर बढ़ाने का ब्रह्मास्त्र है वो, ब्रह्मांड का ब्रह्मास्त्र है वो आंसर बढ़ाने का। चलिए, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, और इसमें मॉइस्चर रहता है, ठीक है, रिटेन मॉइस्चर लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि वहां पर मैंने लिखा है रिटेन मॉइस्चर, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर रहता ही है, इसलिए ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला, नमी को एब्जॉर्ब करने वाला, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया रिटेन मॉइस्चर, कि इसमें मॉइस्चर रहेगा ही सही, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। प्रॉपर्टी की बात करूं ग्लिसरीन सपोजिटरीज की, और वी कैन से सोप ग्लिसरीन बेस की। सो व्हेन यूज्ड इन सपोजिटरीज, ये जो ग्लिसरीन होता है ये क्या काम करता है, ग्लिसरीन एक्ट एज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट दैट हेल्प सॉफ्ट द सपोजिटरी एंड प्रमोट डिसोल्यूशन। सपोजिटरीज को सॉफ्ट बनाता है, डिसोल्यूशन को प्रमोट करता है। ये जो ग्लिसरीन होता है ये एक तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, जो कि सपोजिटरीज को स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ जो डिसोल्यूशन है उसको प्रमोट करता है। सो ग्लिसरीन इज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो कि सपोजिटरीज को स्मूथ बनाता है, और जो डिसोल्यूशन होने वाला है सपोजिटरीज का उसको प्रमोट भी करता है कि अच्छे से डिसोल्यूशन हो, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हैव ए लेक्सेटिव इफेक्ट, इसका लेक्सेटिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है। मतलब कि जो स्टूल्स है, जो स्टूल्स मेरे फंसे हुए हैं रेक्टम में, कोलोन में, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है बहुत भयंकर, बड़े परेशानी में हूं मैं, तो उनको रिलीज कराने का काम भी किसका होता है, इस बेस का होता है, ग्लिसरीन सपोजिटरीज बेस का, क्योंकि ये लेक्सेटिव इफेक्ट भी देता है। ये क्या करता है, आपके कोलोन में जाएगा, आपके रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में जो कि आपका फीकल मैटर रखा हुआ है ना, जो कि ड्राई हो चुका है, तो उसको जाके ये पानी दे देगा, मॉइस्चराइज दे देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। तो जब ये मॉइस्चराइज हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, तो कब्ज से राहत मिलेगी और स्टूल जो है, फीकल मैटर जो है, आसानी से पास आउट हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है टिपिकली यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन, जनरली हम इसको लो कंसंट्रेशन में ही यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन जो होता है एक तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, डिसोल्यूशन को प्रमोट करता है, सॉफ्ट करता है, आपके सपोजिटरी को लेक्सेटिव इफेक्ट देता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है, उसको रिलीज करवाता है। इसको लो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। रेक्टल सपोजिटरीज फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, रेक्टल सपोजिटरीज, ताकि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है सोप ग्लिसरीन बेस का। फिर नेक्स्ट आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं, किसके, इस पूरे वाटर सोल्यूबल के, क्योंकि हमने देखे तीन, 1 2 3, अब इस पूरे के ओवरऑल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। एडवांटेज में लिखा है कि ये नॉन ग्रीसी होता है, ऑब्वियसली ये नॉन ग्रीसी है, नॉन इरिटेंट है, ऑब्वियसली ड्रग रिलीज अच्छा करेगा, और ये कॉम्पेटिबल होता है वाटर सोल्यूबल ड्रग के साथ, मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि वाटर में सोल्यूबल होती है उसके साथ ये बेस जो है कॉम्पेटिबल होता है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये बेस कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर नेचर का है, तो ये उस ड्रग के साथ बहुत अच्छे से रहेगा। कॉम्पेटिबिलिटी मतलब कि आपस में बनना, उन ड्रग्स के साथ इसके आपस में अच्छे से बनेगी जो कि वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी। फिर नो नीड फॉर मेल्टिंग, यहाँ पे मेल्टिंग का झंझट नहीं है, यहाँ पे तो डिसॉल्व करना है। उसके बाद है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है कि इरिटेशन हो सकती है, देखो इरिटेशन तो हर किसी बेस का एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर स्लो एक्शन है, और तीसरा स्टेबिलिटी कम है इन हाई ह्यूमिडिटी। अब इसको ध्यान से समझना, सम वाटर सोल्यूबल बेसिस, कुछ वाटर सोल्यूबल बेसिस है, जैसे कि आपका ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन,
ये जो है स्टिकी हो जाते हैं। अगर ये बेस एनवायरमेंट में रह जाए तो ये बेस के ऊपर मॉइस्चर आके स्टिक हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये खराब हो जाएगा। जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट में होता है ना, नमी का मौसम है, बहुत नमी है भाई, बहुत उमस है, तो उस कंडीशन में ये खराब हो जाएगा, तो इसकी हैंडलिंग और स्टोरेज करना बहुत टफ होता है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इमल्सिफाइंग बेसिस, और ये इमल्सिफाइंग बेसिस जो है तीसरे तरह का बेस है। आप देखोगे जब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पेज देखो, इसमें मैंने बोला पहले ओलाजीनियस फैटी बेस, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर एक वर्ष में मैंने आपको 3 पढ़ाए, फिर अब आ गया इमल्सिफाइंग बेसिस। ठीक है, इमल्सिफाइंग बेसिस को पढ़ते हैं। देखिए, emulsifying bases in suppositories are specialized type of bases that form emulsion when mixed with water or body fluid। देखो यहाँ पर नाम से पता लग रहा emulsifying bases, तो यहाँ पर क्या बनाना है, emulsion बनाना है। ये जो है एक emulsifying bases होता है, मतलब कि suppositories जो होगा आपका वो स्पेशलाइज बनेगा, यहाँ पर वो emulsion बनाएगा। emulsion वो कोई सा भी बना सकता है, ऑयल इन वाटर बना सकता है, वाटर इन ऑयल बना सकता है। तो ध्यान से पढ़ो, इन suppositories आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बेसिस दैट फॉर्म इमल्शन। सपोजिटरीज में कुछ स्पेशल तरह के बेसिस होते हैं जो कि इमल्शन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं व्हेन मिक्स विथ वाटर और बॉडी फ्लूइड। जब भी ये कुछ ऐसे बेसिस होते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस, कुछ इस तरह के बेसिस होते हैं कि जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आए या फिर जब भी ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए तो ये जो है इमल्शन बना लेते हैं। ध्यान से क्लियर कर लिया। इमल्सिफाइंग बेसिस क्या होते हैं, कुछ इस तरह के बेसिस होते हैं सपोजिटरीज के कि जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इमल्शन बना लेते हैं। अब चाहे वो ऑयल इन वाटर हो चाहे वाटर इन ऑयल हो। ठीक है, द पर्पज ऑफ यूजिंग इमल्सिफाइंग बेसिस इज टू इंप्रूव द रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। इसका पर्पस क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब हमने इमल्शन बनाया था तो हमने देखा था कि इमल्शन बनाने से बायो अवेबिलिटी अच्छी हो गई थी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया था, है ना, ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब हो रहा था, बायो अवेबिलिटी अच्छी हो गई थी। तो यही सारा हमारा मेन मोटो रहता है कि हमारी ड्रग जो है अच्छे से रिलीज हो जाए, हमारी ड्रग जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी ड्रग की जो बायो अवेबिलिटी है वो बहुत अच्छी आए। इन्हीं मेहनत को साकार करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, हम इमल्सिफाइंग बेस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एबिलिटी टू फॉर्म इमल्शन, जो इमल्सिफाइंग बेस है वो क्या करता है, इमल्शन बना लेता है जब भी वो बॉडी फ्लूइड या वाटर के कांटेक्ट में आता है। बायो अवेबिलिटी बढ़ा देता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ड्रग रिलीज बढ़ा देगा, है ना, और सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर देगा। अब ऑयली है तो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ, है ना, टेक्सचर देगा आपको। ऑयल एंड वाटर इमल्शन बन जाएगा, वाटर एंड ऑयल इमल्शन बन जाएगा। तो फिर एडवांटेज बात करें कि ये जो इमल्सिफाइंग बेसिस होते हैं इसके एडवांटेज क्या है, तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंप्रूव कर देगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि जब हमने इमल्शन बनाया था तो जो ड्रग थे वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी एनहांस हो गई थी, उसकी बायो अवेबिलिटी, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका रिलीज रेट एनहांस हो गया था, और वहां से हम कंट्रोल ड्रग रिलीज भी बना सकते थे। इमल्शन में सस्पेंशन में दोनों में सेम एडवांटेज थे, तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल रिलीज बना सकते हैं। पूरा इमल्शन आ गया, है ना, कंफर्ट होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्मूथ टेक्सचर है यहाँ पर। चलिए फिर डिसएडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी इशू। आप जानते हैं इमल्शन है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, स्टेबिलिटी इशू तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इमल्शन बनाना है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरह से आप सपोजिटरीज को बना सकते हैं। तो सपोजिटरीज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कई तरह से होती है, कई तरह से हम देखेंगे 3। सबसे पहले देखेंगे हम हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग बहुत ईजी है और बहुत पुरानी मेथड है, इसको नंबर 3 दे रखा है, पर सबसे पहले बता रहा हूँ ताकि पुरानी वाली याद करके फ्री करो। देखो हैंड मोल्डिंग, है ना, पहले उस पर ही चलते हैं, हैंड मोल्डिंग पे, फिर वापस आ जाएंगे। ये देखो हैंड मोल्डिंग, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो जब भी हैंड मोल्डिंग आ जाए आपको क्या कहना है, ओल्डेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है। उसके बाद आपको बताना है दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। अगर आपको सपोजिटरीज बनानी है, पर अगर आपको सपोजिटरीज स्मॉल स्केल पे बनानी है, 10 20 50 100 200 500 स्मॉल स्केल पे बनानी है, कम बनानी है, लेबोरेटरी में बना रहे हो आप, टेस्ट के हिसाब से बना रहे हो, तो आप हैंड मोल्डिंग मेथड से बना सकते हो। सो इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। यहाँ पर आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ड्रग लेना है, ले लिया ड्रग, इसको छोटा कर देना है, इसको कूट कूट कर फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देना, ऐसा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना। द ड्रग इज मेड इनटू फाइन पाउडर, ठीक है। उसके बाद इसमें आप डाल दो सपोजिटरीज बेस। जैसे मान लीजिए आपका कंटेनर है, इसमें आपने ड्रग डाल दिया,
इस ड्रग को छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए, एकदम फाइन पार्टिकल कर दिए। उसके बाद आप इसमें डाल दो सपोजिटरीज बेस, क्योंकि बेस जरूरी है। हमें पता है हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सपोजिटरीज। सपोजिटरीज के एक डोजेस फॉर्म जो मिलेगा ड्रग और आपके एक्सिपिएंट से। तो ड्रग तो हमने ले लिया, एक्सिपिएंट के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। तो ड्रग ले लिया, बेस ले लिया, और ड्रग और बेस आ गया, तो अब ट्राइचुरेट कर दो, मिक्स कर दो अच्छे से। तो हमें क्या करना है, मिक्स करना है, ट्राइचुरेट करना है अच्छे से, ठीक है। अब जो भी हमारे पास मास बनेगा, अब ये कंटेनर है, सपोज 1 सेकंड में लेकर आता हूं। हमने क्या करा, ये कंटेनर है, लास्ट लेक्चर में भी लाया था। इस कंटेनर में हमने क्या डाला, सबसे पहले हमने डाल दिया हमारी ड्रग, ड्रग को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करके इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें क्या डाला, सपोजिटरीज बेस डाल दिया, ठीक है। फिर इसका क्या करा, इसका अच्छे से मिक्स करा। अब मिक्स करने के बाद क्या करा, हमने इसको निकाला और इस तरह से, इस तरह से, ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप, इस तरह से। मास इज रोल इनटू रोड शेप बाय फिंगर, फिंगर से इस तरह से, इस तरह से इसको इतना लंबा कर दिया, इतना, इस बिल्कुल सेम ऐसे ही बना दिया है ना, बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद ये जो रोड्स बनी है इसको पीसेस में कट कर दिया। अब ये जो बना है ना, ये जो बना के आपके सामने आया है, इसको पीसेस में कट कर दिया, इस तरह से पीसेस में कट कर दिया, पीसेस में कट कर दिया, कर दिया। अब उसके बाद इसको हमने हैंड से शेप दे दी, ये जो ऊपर की टिप है ना, इसको मैंने देखो इस तरह से हैंड से शेप दे दी, आप देख सकते हैं इसको शेप दे दी बिल्कुल सपोजिटरीज की। तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना, इतना ईजी मेथड है। ड्रग लेना, पाउडर बनाना, बेस डालना, ट्राइचुरेट करना, एक रोड शेप का मास बनाना, उसको कट कर देना, और एक को हाथ हाथ से शेप दे देना। पुराना मेथड है, स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है। नाम से पता लग रहा है हैंड रोलिंग, हाथ से बनाना है। फिर सेकंड है आपका कोल्ड कंप्रेशन मेथड। नाम से पता लग रहा है कोल्ड कंप्रेशन, ठंडा वाला काम होगा यहाँ पे, यहाँ पे आग वाग नहीं लगानी, ठंडे दिमाग से काम होगा, कोल्ड कंप्रेशन होगा। तो कोल्ड कंप्रेशन मेथड को सक्सेसफुली डन करने के लिए हमें कौन कौन से सबसे पहले इक्विपमेंट चाहिए वो देख लेते हैं। कि कोल्ड कंप्रेशन से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सपोजिटरीज। क्या बनाना है, सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज बनाने के लिए कोल्ड कंप्रेशन मेथड में कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए सपोजिटरीज मोल्ड। दिस इज सपोजिटरीज मोल्ड। जो भी आपकी सपोजिटरीज बनेगी वो इसी के अंदर बनेगी। जब भी आपका ड्रग और बेस अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको इन छेदों में भर दिया जाता है ना, इन मोल्ड में भर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीज कर दिया जाता है, फ्रीजर में रख दिया जाता है। क्लियर हो गया। सो दिस इज सपोजिटरीज मोल्ड। उसके बाद फिलिंग मशीन, अगर आपको इसको फिल करना है तो फिलिंग मशीन चाहिए। अब फिलिंग मशीन हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, ऑप्शनल है। फिर आता है कूलिंग डिवाइस, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने मेरा सपोजिटरी मतलब कि मेरा ड्रग प्लस मेरा बेस इसमें मैंने फिल कर दिया, तो अब उसको जमाना पड़ेगा, तभी तो ऐसी शेप लेगा वो एकदम हार्ट शेप। कैसे लेगा, जमाना पड़ेगा, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो उसको फ्रिज में रख दो। कूलिंग डिवाइस चाहिए। फिर वेइंग स्केल चाहिए ताकि हम वे कर सकें, और एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हमारा ड्रग है वो तो चाहिए सही, और बेस भी हमें चाहिए सही, है ना। तो ये तो हमें इक्विपमेंट चाहिए। अब देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मोल्ड को प्रिपेयर करना है। सर मोल्ड को प्रिपेयर, मोल्ड तो ये होता है ना, ये होता है ना, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने का मतलब है कि इसकी साफ सफाई करनी है। ये जो है ना, इसको साफ भी तो करना है। मान लो इसमें डस्ट है, इसमें इम्प्यूरिटी है, आप उसी में भर दोगे तो क्या सपोजिटरी सही बनेगी, नहीं बनेगी। तो सबसे पहला होता है प्रिपेयर द मोल्ड। इसका मतलब होता है कि मोल्ड को साफ करना है, क्लीन करना है, ड्राई करना है इस मोल्ड को। उसके बाद वे इंग्रेडिएंट, एक्यूरेटली वे करो कि आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपको कितना चाहिए, और आपका जो बेस है वो आपको कितना चाहिए। जैसे 4 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, इतना बेस चाहिए, तो कितना कितना क्या चाहिए उन सबको वे कर लो। अब वे कर लिया, वे करने के बाद कि हाँ इतना मुझे एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए था, इतना मुझे बेस चाहिए था, डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लो। क्या कर लो, मिक्स कर लो, ठीक है। फिर अगर हीट की थोड़ी सी जरूरत है, देखो कोल्ड कंप्रेशन है तो ये ऑप्शनल है ना। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसको मिक्स करने में थोड़ी सी हीट चाहिए तो आप दे सकते हो, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि नाम क्या है, कोल्ड कंप्रेशन। तो यहाँ पर वो ड्रग यूज होती है जो हीट में आती ही खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो नाम क्या है, कोल्ड। तो कोल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं उन ड्रग्स को, पर हीट आती ही खराब हो जाएगी, थर्मोलायबल ड्रग्स होती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले प्रिपेयर द मोल्ड, मतलब कि मोल्ड को क्लीन कर दिया। हमारे पास जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट था उसको वे कर लिया। बेस को हमने क्या करा, वे कर लिया, मेजर कर लिया कितना डालना है। इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, कर दिया, कर दिया। अगर हमें लगता है कि मिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई तो थोड़ा सा हीट मिक्सचर कर सकते हैं, है ना। हीट मिक्सचर कर सकते हैं, पर नहीं करना वैसे तो, ऑप्शनल है। फिर कूल मिक्सचर हमें करना है। अब हमें क्या करना है, अलाउ द मिक्सचर टू कूल टू रूम टेम्परेचर और स्लाइटली बिलो। हमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे रख देना है, रूम टेम्परेचर पे थोड़े कम पे रख देना है, ऐसे रख देना है कि हाँ इसको मिक्स होने दो, कोई दिक्कत।
अब मिक्स होने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स हो गया, कूल भी हो गया, फिर हमें क्या करना है, इसको फिल कर देना है इन मोल्ड्स में। ये जो मोल्ड देख रहे हैं इसमें फिल कर दो। ये बिल्कुल आइसक्रीम जमाते हैं ना बचपन में, कुल्फी खाई होगी ना सबने, कुल्फी वाला आता है आइसक्रीम जमाते कि नहीं है, आज तो मैं आइसक्रीम बनाऊंगा। ग्लास में रसना घोल के रख देते थे, ऊपर से एक चम्मच डाल देते थे और शाम तक वो एकदम मस्त, फिर हम उसको खाते थे। तो वो करा है मैंने, तो करा है ना। तो वैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पर इंग्रेडिएंट सारे मिक्स करे और मोल्ड में फिल कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो कंप्रेस करना है। अब यहाँ पे ना फिल करने के बाद जैसे आपने फिल कर दिया तो इसको कंप्रेस कर दो। हाँ, अच्छे से भर गया ना, सबको कंप्रेस कर दिया है ना, अच्छे से कंप्रेस कर दिया। उसके बाद इसको ठंडी जगह पे रख दो, इसको फ्रीजर में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, या फिर कोल्ड वाटर बाथ में रख दो। फिर उसके बाद जब ये जम जाए, जब ये फ्रीज हो जाए 30 मिनट या 1 घंटे बाद, जब ये जम जाएगा तब इसको निकाला जाएगा और उसके बाद इसको अनमोल्ड किया जाएगा। अनमोल्ड का मतलब होता है कि इस मोल्ड से जहां पर हमने सपोजिटरीज बनाई है उसको निकाल लो, तो उसको कहते हैं अनमोल्ड। फिर पैक कर लो, बन गया। क्या था इसमें, बहुत इजी, बहुत इजी। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं, कुछ एडवांटेज लिमिटेशन दे रखी है कोल्ड कंप्रेशन की। प्रिकॉशन क्या है कि मेंटेन ए कंसिस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पर थर्मोलायबल ड्रग्स होती है। दूसरा, ओवरहीट नहीं होने देना, ना ओवर कूलिंग चाहिए, मतलब कि ज्यादा कूल भी नहीं और ज्यादा हीट भी नहीं और अंडर कूलिंग भी नहीं, एकदम प्रॉपर होना चाहिए टेम्परेचर। उसके बाद एंश्योर एक्यूरेट वेइंग एंड मिक्सिंग, आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने लिया वो उतना ही लिया जितना आपको चाहिए, और मिक्स आपने अच्छे से किया। जो जो स्टेप आपने करी ना वो सारी अच्छे से होनी चाहिए, चाहे वो मिक्सिंग हो, चाहे वो मेजरिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग ऑफ द मोल्ड हो, या फिर आप प्रिपरेशन ऑफ द मोल्ड बोल लो। तो जो भी आपने जितनी भी स्टेप अभी करी है ना, ये सारी स्टेप अच्छे से होनी चाहिए। वही प्रिकॉशन है, वही ध्यान रखना है। जो भी बेस मटेरियल ले लो वो अच्छा लो, पैकेजिंग अच्छे से करो, वही बात हो गई है ना। अब देखो एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस पे भी किससे कर सकते हैं, इसमें भी स्मॉल स्केल पे ही प्रोडक्शन होगा, मतलब कि कम लेवल पर। फिर मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए, ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए ही नहीं, सिर्फ मोल्ड चाहिए था, उसमें भर दिया हमने, और क्या करा, कुछ भी नहीं करा। लिमिटेशन है इसकी कि लार्ज स्केल पे आप नहीं बना सकते, बोल दिया हो तो मैंने। रिक्वायर्ड केयरफुल टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ पर केयरफुल ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मे लीड टू इनकंसिस्टेंट सपोजिटरीज क्वालिटी इफ नॉट डन करेक्टली, अगर आपने सही से काम नहीं करा, आपने मोल्ड को सही से फिल नहीं करा, मोल्ड को सही से साफ नहीं करा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छा सपोजिटरीज नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पता है हमें तो। फिर आ गया दूसरा, फ्यूजन मोल्डिंग मेथड। ठीक है, पहले क्या था, वो हैंड रोलिंग, फिर कोल्ड कंप्रेशन, है ना। अब क्या है, फ्यूजन मोल्डिंग। अब फ्यूजन मोल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, सपोजिटरीज मोल्ड ले लिया सर, हीटिंग डिवाइस, इसमें तो हीट कर सकते हैं क्योंकि वो तो कोल्ड कंप्रेशन था, वहां पे तो हीट नहीं चाहिए था, वहां पे तो रेफ्रिजरेटर चाहिए था पहले, है ना। यहाँ पे तो हीट करेंगे हम। थर्मोमीटर, वेइंग स्केल, और एक्टिव इंग्रेडिएंट और बेस, ये तो हमें पता है कि ये तो चाहिए। एक हीटिंग डिवाइस पता लग गया, एक सपोजिटरीज मोल्ड पता लग गया, एक थर्मोमीटर टेम्परेचर को पता करने के लिए एक वेइंग स्केल भी चाहिए होता है, ताकि हम वे कर सके सपोजिटरीज को बनने के बाद। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले वही, जो भी आपका मोल्ड होता है, ये जो भी आपका मोल्ड दे रखा है ना, इसको आपको साफ करना है। ठीक है, क्लीन करना है, ड्राई करना है, अच्छे से वे करना है, जो भी आपका बेस है और जो भी आपकी ड्रग है उनको अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको मेल्ट बेस करना है, मतलब कि हीट करना है, हीट कर दो, हीट कर दो, है ना। उसके बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका मिला दो, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर हो जाएगा उससे। जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो भी आपका बेस है, अगर उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है तो आपको हीट करना है, इतना इतना याद रखना है। फिर टेम्परेचर को मेंटेन करके ही रखना है। फिर पोर इनटू मोल्ड, अब क्या करना है, जब अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से हीट हो गया, तो मोल्ड में पोर कर दो, भर दो उन मोल्ड्स को, ये जो मोल्ड्स है इनको फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद कूल करना है, सॉलिडिफाई करना है, फिर अनमोल्ड करना है, वहां से निकालना है, और फिर पैकेजिंग करनी है। सेम है, बस इसमें हीट करनी होती है और कुछ भी नहीं। इसमें भी वही प्रिकॉशंस दे रखे हैं, बस इसका एडवांटेज ये है कि ये लार्ज स्केल पे, तो अभी तक लार्ज स्केल पे एक ही है हमारा तीनों में से, वो है आपका फ्यूजन मोल्डिंग मेथड। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हैंड मोल्डिंग। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है एवेल्युएशन करना, कि अगर मान लीजिए आपके पास सपोजिटरीज है तो आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये जो सपोजिटरीज है ये बहुत ही बेस्ट है, इसकी साइज, इसकी शेप, इसकी प्रॉपर्टी एक नंबर है, ये बहुत अच्छा एक्शन देगी। कैसे पता लगाओगे, कैसे, देखकर, बहुत तरीके से पता लगा सकते हो। सबसे पहला है अपीरियंस, देखकर पता लगाओ। जैसे मान लीजिए ये सपोजिटरीज है ना,
इस सपोजिटरीज को अगर मैं इस तरह से काटूं, लॉन्गिट्यूडली काटूं इस तरह से, तो क्या होना चाहिए? व्हेन वी कट एनी सपोजिटरीज लॉन्गिट्यूडनली एंड एग्जामिन थ्रू नेकेड आई, अगर मैं सपोजिटरीज को इस तरह से काटूं और अपनी खुली आंखों से देखूं, तो हमें दिखेगा कि जो इसकी एक्सटर्नल सरफेस होती है और इसकी इंटरनल सरफेस होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सपोजिटरीज है, ओके, इस सपोजिटरीज को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली काटूं, तो लॉन्गिट्यूडनल काटने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, और इसका जो अंदर का सरफेस आया है, वो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म है, मतलब आपकी सपोजिटरीज बहुत अच्छी है। तो सपोजिटरीज को जब आप लॉन्गिट्यूडनली काटोगे तो उसका एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ द शेप ऑफ द सपोजिटरी शुड बी कंसिस्टेंट वेदर इट इज टॉर्पेडो और किसी भी शेप की हो, लाइक ओवल शेप हो या टॉर्पेडो शेप हो, ठीक है, ओवल करना है इसको, किसी भी तरह की शेप हो, अच्छा होना चाहिए। तो शेप चेक करनी है और सपोजिटरीज को कट करके हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ द सरफेस शुड बी फ्री ऑफ क्रैक, एयर बबल, होल एंड डार्क रीजन। जब भी आप सपोजिटरीज को देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डार्क रीजन नहीं है, लाइट रीजन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एकदम एकदम प्लेन दिख रही है आपको। क्या यहाँ पर किसी तरह का होल है, क्या यहाँ पर किसी तरह का इस तरह से गड्ढा है? कुछ भी नहीं है, पिट भी नहीं है, होल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई पिट नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई स्प्लिट नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए आपकी सपोजिटरीज में। तो सरफेस देख सकते हो और आप लॉन्गिट्यूडनली काट के देख सकते हो, शेप देख सकते हो। फिर आता है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन में भी आप अपीयरेंस से ही देखोगे कि इसका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, उससे पता कर सकते हो कि सपोजिटरीज कैसी है। वेट चेक करके पता कर सकते हो कि सपोजिटरीज कैसी है। हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन, ये तरह तरह की चीजें हैं जिसको आप देखकर पता कर सकते हो कि हमारी सपोजिटरीज जो है अच्छी है या नहीं। ये तो कुछ नाम है, अभी मैं इतने नाम बताऊंगा कि आप खुश हो जाओगे। देखो, मेल्टिंग रेंज टेस्ट, हम देख सकते हैं कि ये मेल्टिंग रेंज क्या है, कब मेल्ट होने वाली है, रेंज क्या है, उसका टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर सॉफ्टनिंग टाइम, ठीक है, टेस्ट फॉर डिसोल्यूशन रेट, कब ये सॉफ्ट होती है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम इसको डिसोल्व होने में लगता है, सब चीज का टेस्ट कर सकते हैं आप। तो सपोजिटरीज जब आप बना रहे हैं तो आप सब चीजों का टेस्ट करेंगे। इसके अलावा कई चीजें आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सपोजिटरीज की बायो अवेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, क्लिनिकल एफिकेसी, सेफ्टी, टॉलरेंस। उसके बाद कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएशन आप कर सकते हैं, स्टेरिलिटी चेक कर सकते हैं, पायरोजेनेसिटी कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं, एंडोटॉक्सिन तो नहीं, बैक्टीरिया का कोई, मतलब किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया कंटामिनेशन तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया कंटामिनेशन नहीं होगा तो बढ़िया है, अगर होगा तो फिर आपको स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजेनेसिटी टेस्ट और एंडोटॉक्सिन टेस्ट करने पड़ते हैं। फिर पैकेजिंग इवेल्युएशन की पैकेजिंग सही से हुई नहीं हुई, उसकी लेबलिंग, उसका स्टोरेज, उसकी इंटीग्रिटी, सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेबलिंग, पैकेजिंग, इंटीग्रिटी, उसके पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, एंडोटॉक्सिन, बायोअवेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, क्लिनिकल एफिकेसी, सेफ्टी, टॉलरेंस, ये सारे तरह के इवेल्युएशन होते हैं, ठीक है। फिर और देखो, जीएमपी, ये 6 सेमेस्टर का है। इसका मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो आपका सपोजिटरीज बना है ना, वो सही इन्वायरमेंट में बनाओ। ऐसा नहीं हो कि कहीं गंदी जगह पे बना रहे हो, जहाँ पे पानी सही से नहीं है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करना है, एकदम जीएमपी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। फिर रेगुलेटरी सबमिशन, सरकार को सबमिट वगैरह, क्वालिटी कंट्रोल चेक करनी है कि क्वालिटी कैसी बनी है, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये कैसे चेक करोगे, क्वालिटी वगैरह ये सब, तो इनके लिए अलग अलग मेथड दे रखे हैं, जैसे HPLC, GC, MS, IR, DSC, ये सब पढ़ोगे आप, सब पढ़ोगे 7th 8th तक सब पढ़ डालोगे। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, टेक्सचर एनालिसिस, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिसोल्यूशन टेस्टिंग। तो 4-5 नाम याद रख लो, जैसे कि HPLC, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और गैस क्रोमेटोग्राफी, और IR भी याद रख लो, बस काफी है, ठीक है। ये हो गया इवेल्युएशन। अब इसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए हमें क्या बनाना है, सपोजिटरीज बनानी है। तो सपोजिटरीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमारा ड्रग चाहिए, ड्रग के साथ हमें चाहिए हमारा बेस, जो कि हमारा एक्सिपिएंट का काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये बेस है ना, ये इतना सारा यहाँ पे बेस रखा हुआ है। अब इस बेस के अंदर मेरे को अपना ड्रग ऐड करना है, क्योंकि मुझे सपोजिटरीज बनानी है। तो सपोजिटरीज किससे मिलकर बनती है, सपोजिटरीज ड्रग और बेस से मिलकर ही बनती है। अब इस बेस में मुझे अपनी ड्रग ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, ड्रग। तो मैं क्या करूंगा, बेस भैया को बोलूंगा कि बेस भैया, माना कि आपकी बहुत जरूरत है मुझे, क्योंकि मुझे सपोजिटरीज बनानी है, पर भैया थोड़ी जगह दे दो मुझे, मैं ड्रग हूं, मैं ही नहीं जाऊंगा तो एक्शन कौन लेगा। तो यहां पर हम थोड़ी सी जगह ले रहे हैं इससे, है ना, थोड़ी जगह ले रहे हैं कि भैया थोड़ी सी जगह प्यार से दे दो, प्यार से, शाबाश।
इसने हमें थोड़ी सी जगह दे दी और इसकी मदद से हमने क्या करा कि ये जो ड्रग था इस ड्रग को हमने इस जगह पे भेज दिया। क्या बात है सर, लेके गए आप तो? हाँ हाँ, उड़ा के ले गया मैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि जहां पर बेस था, बेस को डिस्प्लेस करके वहां पर ड्रग आ गई, तो यही है डिस्प्लेसमेंट। देखो, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस, ड्रग की वो क्वांटिटी जिसने बेस को रिप्लेस कर दिया, सपोजिटरीज में जो बेस था उसको रिप्लेस कर दिया, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो वॉल्यूम है, ये जो आपको मोल्ड में वॉल्यूम दिख रहा है, इतना इतना स्पेस है, इतना 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 इतना, तो ये वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, सभी का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ऑब्वियसली मोल्ड बना हुआ है, कम ज्यादा तो कर नहीं सकते, जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, है ना। पर ड्रग का हम वेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोई ऐसी ड्रग है जो वेट में ज्यादा है, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, कोई ऐसी ड्रग है जिसका मोलिकुलर वेट कम है, तो ड्रग का मोलिकुलर वेट चेंज हो सकता है, ड्रग का जो वेट है वो चेंज हो सकता है, पर ये जो सपोजिटरी मोल्ड का वॉल्यूम है ये सेम रहेगा। तो यही लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ सपोजिटरीज फॉर्म ए पर्टिकुलर मोल्ड इज यूनिफॉर्म। इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, एक ही रहेगा। पर अगर ड्रग की बात करूं तो ड्रग का वेट जो है उसमें डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि अलग अलग ड्रग होता है, तो ड्रग के वेट में डिफरेंस आ सकता है, पर जो वॉल्यूम रहेगा मोल्ड का वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। अब देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है कि द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द मेडिकामेंट यूज्ड इन सपोजिटरीज। कुछ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, विथ रेफरेंस टू कोकोआ बटर। किसके रेफरेंस में दे रखी है? कोकोआ बटर, जो कि आपका बेस है ना, उसके रेफरेंस में दे रखी है कि अगर आपका बेस है कोकोआ बटर, ध्यान से सुनना, अगर आपका बेस है कोकोआ बटर, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग यूज कर रहे हो आप? एमिनोफाइलिन, बोरिक एसिड, कैस्टर ऑयल, टेनिक एसिड, ये सारी ड्रग्स है। कब यूज कर रहे हो? जब आपका बेस कौन सा है? कोकोआ बटर, बना के रहे हो सपोजिटरी। तो जब आपका बेस कोकोआ बटर है, तो उस कंडीशन में जब आपने ये ड्रग यूज करी तो आपकी क्या क्या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई? जैसे कि अगर आपने एमिनोफाइलिन यूज करा तो 1.5 डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई, बोरिक एसिड यूज किया तो 1.5, कैस्टर ऑयल में 1, टेनिक एसिड में 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हमने कोकोआ बटर को एज ए बेस यूज किया इन ड्रग्स के साथ, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मिली। ये एक एग्जांपल हो गया, आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत सीधा सा है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए गिवन मेडिकामेंट में बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। सबसे पहले क्या करना है? प्रिपेयर एंड वे 6 सपोजिटरी कंटेनिंग थियोब्रोमा ऑयल। देखो, हमें क्या लेना है? 6 सपोजिटरीज लेनी है, 6 सपोजिटरीज जिसमें थियोब्रोमा ऑयल हो, है ना, बेस है हमारा थियोब्रोमा ऑयल हो, ठीक है। हमने इनको क्या कर लिया? वे कर लिया। उसके बाद लिखा है प्रिपेयर एंड वे 6 सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% मेडिकामेंट। अब क्या करना है हमें? हमें उन 6 सपोजिटरीज को वे करना है जिसमें 40% मेडिकामेंट है। सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने उन सपोजिटरीज को वे करा, उन सपोजिटरीज को तोला जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा बेस ही था, थियोब्रोमा ऑयल ही था। 100% क्या था यहाँ पे? उन 6 सपोजिटरीज में 100% क्या था? पहले बेस था हमारा थियोब्रोमा ऑयल। सबसे पहले हमने 6 सपोजिटरीज ली, वो 6 सपोजिटरीज ऐसी थी जिसमें 100% बेस था हमारा थियोब्रोमा ऑयल। बाद में हमने 6 सपोजिटरीज ऐसी ली जिसमें 40% तो मेडिकामेंट ही है। क्या है? 40% मेडिकामेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 100% बेस था, पर इस 100% बेस में से हमें क्या ऐड करना है? 40% मेडिकामेंट ऐड करना है। तो ऑब्वियसली ये जो 100% बेस है इसमें से 40% हटा दो। 40% जगह होगी बेस की, है ना। बेस में कितनी जगह हो गई? 40% जगह हो गई। अब इस 40% में हम ड्रग को ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या है? उन 6 सपोजिटरीज को लो जिसमें 100% थियोब्रोमा, मतलब हमारा थियोब्रोमा ऑयल है, मतलब हमारा बेस है, उनको वे कर लो। फिर वो 6 सपोजिटरीज लो जिसमें हमारा 100% बेस नहीं है, 40% मेडिकामेंट आ चुका है, तो इसको नाम दे दो ए, जब हमने 100% ऑयल को वे किया था, बेस को वे किया था। और इसको नाम दे दो बी, जब हमने 40% मेडिकामेंट को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद अब अगर हमें थियोब्रोमा ऑयल का कैलकुलेशन करना है, तो थियोब्रोमा ऑयल का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखो, 40% मेडिकामेंट आ गया, 40% ड्रग आ गया, तो 40% ड्रग आ गया तो बचा कितना? 60%। तो ये देखो, अगर हमें थियोब्रोमा ऑयल कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि 40% मेडिकामेंट आ चुका है, तो बचा कितना? 60%। डिवाइड बाय 100,
और ये बी क्या है, बी है हमारा वो मेडिकामेंट जो आया है, बी क्या है, वो मेडिकामेंट जो आया है 40%, वो है ये बी। क्लियर हो गया। तो अगर आपको थियोब्रोमा ऑयल पता करना है तो ये फॉर्मूला हो गया 60/100 इंटू बी। बी क्या हो गया, जो ड्रग आया है, 60 क्या हो गया, जो हमारा ऑयल बचा है, 100 डिवाइड में लगा देना। तो जब आप 60/100 इंटू बी करोगे तो आपको एक नई वैल्यू निकल के आएगी, वो होगी सी। वैसे ही अगर आपको मेडिकामेंट का पता करना है कि कितना मेडिकामेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको दे रखा है 40% मेडिकामेंट, तो 40% मेडिकामेंट लिख दिया। उसके बाद डिवाइड बाय 100 लिख दिया। फिर इंटू बी कर दिया, इंटू बी मतलब वही मेडिकामेंट वाला, ठीक है। और आपका ये नया वैल्यू आ जाएगा डी। तो इस तरह से आपको सब याद रखना है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस बाय डी ग्राम ऑफ मेडिकामेंट, तो आपको कैसे निकालना है, ए माइनस सी कर देना है। अब सी तो हमारा ये हो गया है ना, ए क्या हो गया, ए हमारा ये हो गया जो शुरू में था, तो ए माइनस सी कर दो, ठीक। और लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है डी अपॉन ए माइनस सी। अब आपके पास सारी चीजें आ गई है एट दी एंड, डी कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा, ए कहाँ है, आगे है, इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दे रखा है, ये आप सॉल्व करना, बहुत ईजी है। देखो यही दे रखा है, ठीक है, सेम आपको दे रखा है, सब कुछ ये सेम कर रखा है, सेम 60/40/100 का यूज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता भी रखा है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड इन थियोब्रोमा ऑयल, ऑयल भी सेम है। देखो सपोजिटरीज कंटेन 40% मेडिकामेंट, 40% मेडिकामेंट है तो 60% ऑयल रह गया, ठीक है। और वेट दे दिया 1 ग्राम, तो सब कुछ सेम है, बस वैल्यू पुट करनी है आगे वाले में। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सपोजिटरीज को बहुत ही डिटेल स्टडी हमने करा, हमने देखा सपोजिटरीज होता क्या है, सपोजिटरीज के एडवांटेज, सपोजिटरीज के डिसएडवांटेज, सपोजिटरीज की एप्लीकेशन, सपोजिटरीज का बेसिस, सपोजिटरीज के टाइप्स, साथ ही साथ हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, एवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज, सपोजिटरीज बनाने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, सपोजिटरीज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, सपोजिटरीज बनता कैसे है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का कैलकुलेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सब कुछ डिटेल स्टडी करा है। और इसी के साथ हमने बेसिस को भी कंप्लीटली कवर करते हुए सपोजिटरीज के पूरी सपोजिटरीज को कंप्लीटली कवर करा है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीटली कवर करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और साथ ही साथ देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। और वेबसाइट विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल है, www.depthofbiology.com। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय श्री राम।